पर उस सिल्वर लाइनिंग के बावजूद वो मूवेबल पंख एक्चुअली रॉकेट को गोल गोल घूमने पर मजबूर कर रहे थे, जो सरप्राइजिंग है क्योंकि जो ने इसे यहाँ लाने से पहले बहुत से एनालिसिस और टेस्टिंग की थी। तो सारे फुटेजेस और फर्मवेयर को ठीक से देखने के बाद वो कोड में छिपे एक दबंग नेगेटिव साइन को खोजकर ठीक करने में कामयाब हो पाया, जो इस सारे कंट्रोल इश्यूज का कारण था। जिसका मतलब हम एक और फाइनल ट्राई के लिए तैयार थे। हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट्स और बचे कुछ वेदर बलून्स खत्म हो गए थे, पर इसके बावजूद ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। अगर हम एग को मैट्रेस पर 10,000 फीट से लैंड नहीं कर पाए तो हमें नहीं लगता कि हम इसे कभी भी स्पेस से गिरा पाएंगे। क्या बात है, ये तारामंडल की बातें हम जैसी मंडली ही कर सकती है, समझे? मैं खड़ा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी मैट्रेस के बीच में और उम्मीद है कि यहाँ पर ये एग 45 मिनट में लैंड करेगा। नहीं तो हम लोग टॉपिक बदल देंगे और मेरे नए वीडियो का नाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रेस। तो मैं अभी रॉकेट को तैयार कर रहा हूँ। आखिरी स्टेप। ठीक है मेरी रानी, अब तुम सफर पर चलोगी। 3, 2, 1, जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। अब तक तो सब सही है, हम 500 मीटर पर आ चुके हैं। अब ये बलून हमारे टारगेट मैट्रेस पर हिट करे, इसलिए हमने हर बार ग्रिडली के 4 अलग जगह से लॉन्च किया, जो एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाता है जो शायद आपके मन में भी आया होगा कि बड़े बलून्स जैसे कि हॉट एयर बलून्स खुद को स्टीयर कैसे करते हैं, या मैं कहूँ उन्हें कैसे पता चलता है कि वो कहाँ लैंड करेंगे। और इसका जवाब है कि कंप्यूटर को हवा की स्पीड और डायरेक्शन के बारे में अच्छे से पता होता है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगर मानो उस दिन ये हवा के डायरेक्शंस और स्पीड का अनुमान है तो हमें इसे यहाँ से लॉन्च करना होगा ताकि वो हमारे मैट्रेस के ऊपर ठीक 10,000 फीट पर पहुंचे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी जानकारी हमारे पास आई कहां से, क्योंकि हर रोज ऐसे 2 बलून्स को आसमान में छोड़ने का काम किसी को करना पड़ता है, वो भी लंदन टाइम की दोपहर और मिडनाइट पर ये काम दुनिया भर में अलग अलग जगह से किया जाता है, वो भी एग्जैक्ट उसी टाइम पर। और इन बलून से जुड़ा होता है कुछ तो जिसे कहते हैं रेडियो साउंड, जो मेजर करते हैं एल्टीट्यूड, प्रेशर, टेम्परेचर और हवा को, और फिर वो ये इन्फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन को भेजता है जिसे सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है। और इसी वजह से वेदर और विंड प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट होते हैं। तो लगभग 2000 बड़े बलून्स हर रोज ऊपर जाते हैं और बाद में फट जाते हैं और ऐसे ही कहीं पर भी लैंड हो जाते हैं। और क्योंकि वो सिग्नल ट्रांसमिट करते रहते हैं, कुछ लोगों ने उसे ट्रैक करने की हॉबी बना ली है। हम ड्रॉप पॉइंट के कितने करीब हैं? बलून निकल चुका है। निकल गया। और इस बार हम उसे ठीक टारगेट ड्रॉप जोन में रिलीज कर पाए, जो वैसे तो खुश खबर थी, पर दूसरी तरफ इसके भी अपने चैलेंजेस थे। कहां पर है? कुर्सी उठा लो। 400। जल्दी कुर्सी उठा लो। 300। कुछ दिखा? एल्टीट्यूड 98 मीटर्स। लगता है हम लैंड हो चुके हैं। सब लोग ठीक है? बहुत मजा आ गया। तो इस बार हम ज्यादा करीब थे और इस बार हम उसे बस थोड़ा सा कंट्रोल करने में भी कामयाब हुए। हमने उसे ढूंढ लिया। एग है? एग नहीं है। एग नहीं है? 1 मिनट। ये तो एग है। ये तो एग है। ओ, क्या वो टूट गया? मतलब ये वैसा नहीं टूटा है। तो 3 बार फेल होने के बाद भी हम अभी तक उस लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचे हैं जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं फोन करने वाला हूं अपने प्यारे दोस्त एडम स्टेल्जनर को, जिसे देखकर आपको याद आ गया होगा कि ये मार्स पर लैंड करने वाली क्यूरियोसिटी के टीम से है। इन्होंने कैलटेक से पीएचडी की है और ये परसिवेरेंस और मास सैंपल रिटर्न के चीफ इंजीनियर भी हैं। और जब हमने एडम को एक्सप्लेन किया कि हम क्या करना चाहते हैं, उन्होंने हमारे ब्रिलियंट प्लान को देखते ही हमारी गलती पकड़ ली। क्या तुम दोनों किसी का घर उड़ाने की फिराक में हो? तुम ये कैसे करोगे? तुम ये कैसे करते हो? मैं जानता हूँ ये कैसे कर सकते हैं, पर पुलिस की नजरों से बचकर कैसे करोगे? दूसरे शब्दों में, हम एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे थे। दोस्त, तुमसे पहले ये काम हजारों लोगों ने किया और उन्होंने फेडरल लॉ को कसम दी है कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। और सच कहूँ तो उनकी बात में दम तो था। जो लोग हमारी मदद कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने ये खुद भी सीख लिया तो इसका वीडियो बनाकर उसे YouTube पर डालने पर भी काफी सवाल उठ सकते हैं। तो एडम के साथ एक फलदायक चर्चा करने के बाद, पर हमें उसे उस हाइट पर रिलीज करना होगा और फिर हम करते हैं लॉबिंग। तुम्हें हीटिंग के बारे में सोचना चाहिए और 2 स्टेजेस के बारे में। हमने चीजें बदलने का फैसला किया और अब एग को एक छोटे शहर के बीच पीछी मैट्रेस पर प्रिसीजन गाइड करके लैंड करने के बजाय हमने हमारे एग के टारगेट को डेजर्ट में रख दिया। पर क्योंकि हमने बदलाव किया था, इसलिए हमने अपने पुराने डिजाइन को डिस्कार्ड कर दिया और कुछ महीने लगाकर एक नया डिजाइन नए सिस्टम के साथ बनाया, जिसको हमने क्यूरियोसिटी लैंडिंग से चुराया था। क्योंकि अगर वो आराम से एक रोवर को मंगल
ग्रह पर उतार सकता है तो वह पृथ्वी पर एक अंडे को तो उतार ही सकता है। तो हम अभी भी वेदर बलून से ही स्पेस में जा रहे हैं, पर इस बार हमारे रॉकेट के पंख हिलेंगे नहीं और ये पहले वाले से 3 गुना लंबा और 4 गुना भारी होगा, ताकि इस बात की गारंटी मिल सके कि इस बार एक सुपरसोनिक स्पीड्स में नीचे आएगा। फिर जिस तरह नासा अपर एटमॉस्फेयर में क्रूज को अलग करती है और फिर एरो ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके कुछ ऊर्जा और स्पीड नष्ट करते हैं, हम भी हमारे रॉकेट को आधे में अलग करेंगे। एक बार जैसे ही वो साउंड बैरियर को तोड़ देगा और अब क्योंकि सिस्टम पहले के मुकाबले हल्का होगा, वो नेचुरली एरो ब्रेक लगाएगा और उसकी स्पीड उसकी टर्मिनल वेलोसिटी से कम कर देगा। मार्स में अगले स्टेप में पैराशूट खुल गया था, उसके बाद उसके हीट शील्ड अलग हो गए थे। हम भी हमारे रॉकेट में खुद का पैराशूट लगाएंगे और उसके आगे लगे कोन को रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से आगे लगे हमारे एयर बैग्स कुशन्स एक्सपोज हो जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, हमने इसे लिया है स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी लैंडिंग से। हमने जानबूझकर इसे इतना एम्बिशियस रखा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, पर कुछ महीनों बाद हम अपने नए डिजाइन से बनाए हुए रॉकेट के साथ नई उम्मीदें बांधे हुए फिर से डेजर्ट में पहुंच गए। और अब बारी थी हमारे ऑरेंज पैराशूट की, क्योंकि जब मैंने नासा छोड़ा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये नायलॉन का रेक्टेंगुलर पीस दिया था और पैमाने के हिसाब से ये रेक्टेंगल एग्जैक्टली उसी पैराशूट का हिस्सा है जिसे क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड करने के लिए यूज किया गया था। तो जो टुकड़ा आपने देखा वो उन 80 रेक्टेंगल्स में से एक है, जिसे अभी आप दुनिया की सबसे बड़ी विंड टनल के फाइनल टेस्ट में यूज करते हुए देख रहे हैं। तो इससे बेहतर इसका इस्तेमाल और कहाँ हो सकता था। तो कुछ स्क्राइबिंग के बाद, कुछ कटिंग के बाद और थोड़ी सिलाई करने के बाद इसने अपनी जीवन का लक्ष्य पा लिया, वो भी नए मिशन के साथ। तो जैसे ही शाम हुई, हम अपने होटल लौट आए। फाइनल प्रिपरेशन के लिए देर रात तक काम किया। इस आइडिया को पैशन प्रोजेक्ट बनाने में 3 साल की मेहनत और ढेर सारा काम लगा है। फिर भी हम यहीं तक पहुंच पाए हैं, जो कि काफी नहीं है। हमने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा और ऐसी चीजें बनाई जिससे चीजें गलत ना हो। और जहाँ मेरे दिल में उम्मीद की किरण चमक रही थी, वही मेरा दिमाग ये जानता था कि आखिर में फैसला तो फिजिक्स के लॉज ही करेंगे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह बलून के इंचार्ज क्रू लॉन्च साइट पर पहुंचकर उसे भरने लग गए। और ये बलून दूसरे बलून से थोड़ा अलग था, क्योंकि ये था जीरो प्रेशर वेदर बलून। एक टिपिकल वेदर बलून के मुकाबले ये बलून का फायदा ये है कि ये स्पेस में ऊंचाई तक जा सकता है, ज्यादा भार उठा सकता है और ये नीचे से खुला रहता है, जिसका मतलब ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है और इसका फटना नामुमकिन है। तो जब आप चाहते हैं कि वो नीचे आए, तब आपको एक सिग्नल भेजकर रस्सी खींचनी पड़ती है, जिससे ये साइड से खुल जाता है, मानो जैसे कोई जिप लगी हो, और अपने आप नष्ट हो जाता है। पर इसकी कमी ये है कि ये इतना हल्का और पतला होता है कि इसे बिना ग्लव्स के छू नहीं सकते। और फिर इसे भरने के लिए हमें 1 घंटा लग गया, वो भी 4 बड़े हीलियम के टैंक से। पर तभी हमें एक बहुत ही दर्दनाक बात का सामना करना पड़ा। यार, मेरे पास एक बुरी खबर है। हमें काम बंद करना होगा। बलून में से हीलियम निकालना शुरू कर दो। लॉन्च नहीं हो रहा। शायद कोई इशू हो गया है जो आज सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम हीलियम फिर से निकाल रहे हैं। अब किसी और दिन फिर से हम कोशिश करेंगे। तो नहीं, हमें नहीं पता। तुम क्या कह रहे हो? तुम सीरियस हो? लगता यही रहा है। अब बात ऐसी हुई कि जो रॉकेट के इस हिस्से का इंचार्ज था और मैं और मेरी टीम इस हिस्से की, और जहां हम दोनों ने अपने अपने सिस्टम्स नॉजियम को एक एक करके टेस्ट किया था। पर आज सुबह ही हमने इसे एक साथ जोड़कर टेस्ट किया और तब हमारी समझ में आया कि मैंने एक बहुत ही क्रिटिकल बात को नजरअंदाज कर दिया था। तो इसका टेंशन कंप्रेशन ये कमाल का है। ये इस चीज को अच्छे से पकड़ रही है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत लंबा और बहुत भारी है, जिस वजह से ये हिल रहा है। मतलब ये झुक जाएगा। टेंशन कंप्रेशन में तो अच्छा है, पर मार्क 2 में ये होना मतलब ये काम नहीं करेगा। दुनिया में इस साइज का बलून है ही नहीं जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अगले महीने के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे। हम इसे संभाल के रखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर इसे गलत जगह छुआ तो अभी तो बस इम्परफेक्शन है, पर शायद इसकी वजह से हमारा फ्यूचर मिशन भी बर्बाद हो जाएगा। और मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे लो पॉइंट था। 2 अलग सिस्टम्स को जोड़ना मतलब इंजीनियरिंग का सबसे क्लासिक फेलियर पॉइंट था। मैंने इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर दी, यही मैं सोच रहा था। और फाइनेंशियल कॉर्नर्स के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता। मुझे लग रहा था कि मैंने ना सिर्फ मेरी टीम के साथ साथ मेरे बाकी हेल्पिंग क्रू को भी और उन लोगों को भी दुखी किया जो 6 घंटे ड्राइव करके सिर्फ ये देखने के लिए वहां पहुंचे थे। पर यही तो फेलियर की बात है। इसकी चुभन सबसे ज्यादा होती है, पर इसकी वजह से इतना तो सीख जाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए।
और मुझे वहां बैठे भले ही बहुत दुख हो रहा था, जो किसी भी अच्छे इंजीनियर को होता, मेरे दिमाग में मैंने एक लिस्ट को तैयार कर लिया था जिससे हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करके एक बार और कोशिश करें और इस मिशन को सक्सेसफुल कर दिखाएं। और कभी हार ना मानने का सिद्धांत ऐसा है जो कभी सीखा नहीं जा सकता है।